गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिर जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का जोरदार स्वागत है। तो चलिए आज मेटल चैप्टर में हम लोग जानेंगे, आज एक न्यू टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है वो? नॉन मेटल। ठीक है, क्या है? नॉन मेटल। तो हमारा आज का टॉपिक है नॉन मेटल। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में ये पहले कुछ फर्क जानेंगे। जैसे मेटल, मेटल क्या? धातु। नॉन मेटल क्या? अधातु। ये हमारा आज का टॉपिक क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल मीन्स अधातु। तो अधातु मतलब अधातु में कोई भी धातु नहीं होता। याद रखिएगा, अधातुओं में कोई भी धातु पदार्थ नहीं होता, मतलब लोहा का कण नहीं होता। जिसमें लोहा के कण हो उसे हम धातु कहेंगे, ठीक है। और जिसमें लोहा का गुण ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे, ठीक है। तो अधातु मीन्स क्या होगा कि जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रायः निम्नलिखित अधातुएं प्रयोग में लाई जाती है। तो सबसे पहला आज हम जानेंगे अधातु में मीन्स नॉन मेटल्स में आज हम जो जानेंगे, पहला हमारा क्या है? रबर। क्या है? रबर, ठीक है। तो रबर आप लोग भली बात इसका नाम सुने भी है, जानते भी हैं कि रबर क्या है। तो यह एक प्राकृतिक क्या होता है? यह एक प्राकृतिक और कृत्रिम रूप में पाया जाता है। रबर जो है ये दो रूप में पाया जाता है, ठीक है। किसमें किसमें? नेचुरल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल होता है प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम। तो याद रखिए, रबर जो है ये प्राकृतिक और कृत्रिम रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक और कृत्रिम रूप में पाया जाता है। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम। तो यह क्या है? यह स्पष्ट, डक्टाइल और एसिड प्रूफ मटेरियल होता है। यह क्या होता है? सॉफ्ट, डक्टाइल और एसिड प्रूफ मटेरियल होता है, ठीक है। एसिड प्रूफ मतलब इस पे अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस पे अम्ल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और यह कंपन को भी सहन कर सकता है। तो रबर, रबर जो है, रबर पर ना ही कोई अम्ल का प्रभाव पड़ता है और यह क्या होता है? एसिड प्रूफ मटेरियल होता है, मतलब कोई अम्ल का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता और यह कंपन को भी सहन कर सकता है। कौन? रबर। रबर क्या है? कंपन को भी अच्छी तरह से सहन कर सकता है। और कृत्रिम रबर जो होता है ये अधिकतर रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेचुरल को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन नेचुरल की अपेक्षा हम लोग आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रबर को ज़्यादा मतलब अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह ताप को अधिक सहन कर सकता है। क्या कर सकता है? यह ताप को अधिक सहन कर सकता है। मतलब आर्टिफिशियल रबर जो होता है उसमें कुछ और मटेरियल मिलाकर उसे और अधिक सहन ताप करने वाला बनाया जाता है और इसे कोई भी आकार में मोल्ड कर सकते हैं। मतलब हम इसमें लिख सकते हैं यूज में अधिक ताप सहन, ठीक है। और मतलब कोई भी आकार में हम मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड मीन्स इसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल रबर इसलिए अधिकतर यूज में लाया जाता है क्योंकि यह अधिक ताप सहन कर सकता है, कोई भी आकार में इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं प्लास्टिक। नेक्स्ट हम जानते हैं क्या? प्लास्टिक, ठीक है। तो अब हमारा क्या है? नेक्स्ट प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो प्लास्टिक को क्या रासायनिक क्रिया द्वारा एक बेसिक अणु के साथ जोड़कर बनाया जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है? एक अच्छे स्ट्रेंथ तापमान द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। परंतु इसके कई लाभ भी होते हैं। तो प्लास्टिक का बहुत सारा एडवांटेज है, लाभ है, जो कि हम जानेंगे। तो यह क्या होता है? हल्का होता है। प्लास्टिक क्या होता है? लाइट होता है। लाइट मीन्स हल्का होता है,
ठीक है। और यह इंसुलेटर के रूप में, मतलब इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है। प्लास्टिक का जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और यह एंटी फ्रिक्शन इसमें गुण भी पाया जाता है। प्लास्टिक में क्या पाया जाता है? एंटी फ्रिक्शन गुण भी पाया जाता है और यह इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के लिए यूज किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि इंसुलेटर मींस क्या होता है? कुचालक, मतलब जिसपे बिजली को सीधा प्रवाहित नहीं कर सकते, मतलब बिजली को रोक देता है, मतलब करंट लगने से प्लास्टिक क्या करता है? रोक देता है। इसीलिए देखते होंगे आप लोग प्लायर से पेचकस पे, मतलब स्क्रू ड्राइवर, पेचकस मींस स्क्रू ड्राइवर, या तो प्लायर्स पे रबड़ या तो प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है, जिससे हमें, मतलब अगर हम कोई लाइव इलेक्ट्रिक तार को अगर जोड़ रहे हैं या कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का कुछ काम कर रहे हैं तो हमें वो झटकों से बचाता है, करंट के झटकों से बचाता है। तो प्लास्टिक जो है हल्का होता है और यह इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इंसुलेटर के रूप में यूज किया जाता है। और यह इसमें जो गुण होता है एंटी फ्रिक्शन गुण होता है। अब प्लास्टिक को भी कुछ वर्गों में बांटा गया है, तो अब हम जानेंगे कि किन किन वर्गों में प्लास्टिक को बांटा गया है, ठीक। तो जैसे अभी हमने बात किया कि रबर, पहला हम रबर पढ़े, दूसरा हमारा क्या है? प्लास्टिक। तो दूसरा हम जो प्लास्टिक पढ़ रहे थे, प्लास्टिक को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। कितना? प्लास्टिक को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है हमारा थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। दूसरा जो है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और तीसरा जो हमारा हो जाएगा ये होगा इलास्टोमर, ठीक। तो प्लास्टिक को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया। पहला थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तीसरा इलास्टोमर, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला हम इसके बारे में जानते हैं, थर्मोप्लास्टिक के बारे में। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? या प्लास्टिक, इस प्लास्टिक मटेरियल को ताप देने से क्या होता है? मान लीजिए इस तरह का प्लास्टिक मटेरियल में अगर हम हीट देंगे, ताप देंगे, तो क्या होगा? ये सॉफ्ट हो जाएगा। क्या होगा? यह सॉफ्ट हो जाएगा। और जब ताप को हटा लेंगे, मतलब हीट को हम जब हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो यह फिर से क्या होगा? हार्ड हो जाएगा। क्या होगा? यह फिर से हार्ड हो जाएगा। मतलब ये क्या हुआ कि ताप दिए तो सॉफ्ट हुआ, थर्मोप्लास्टिक पर अगर आप हीट या ताप देंगे तो यह सॉफ्ट होगा, हटा लेंगे तो यह फिर हार्ड हो जाएगा, मतलब वही अवस्था में आ जाएगा। मान लीजिए कोई प्लास्टिक एक हार्ड था, उसको गर्म किए, वो सॉफ्ट हो गया, लेकिन जैसे ताप हटाया तो वो फिर हार्ड हो गया। तो इसमें क्या हुआ? कोई तरह का चेंजेस नहीं हुआ। क्या हुआ? इसमें कोई भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है बराबर कि रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक परिवर्तन होता है किसमें या नहीं होता है किसमें। तो अगर जैसे पूछा जाए कि किस प्लास्टिक मटेरियल में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, तो आप लोग का आंसर होगा थर्मोप्लास्टिक। क्या होगा? आप लोग का आंसर जो होगा वो थर्मोप्लास्टिक आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है? इसके भी मतलब थर्मोप्लास्टिक जो प्रयोग में लाए जाते हैं प्राय निम्नलिखित होते हैं। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट मतलब बता दे रहा हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे एग्जाम्पल नायलॉन, क्या है? नायलॉन हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा? नायलॉन। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? पॉलीथीन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? पॉलीथीन। तीसरा हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। चौथा हो जाएगा एक्रिलिक रेसिन। पांचवा हो जाएगा सेलुलोज, ठीक है। इस तरह से बहुत है, लगभग कम से कम 7 से 8 है, जो कि मतलब इसमें हम थर्मोप्लास्टिक प्रयोग में, इस तरह का थर्मोप्लास्टिक प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो एक एक करके अभी हम समझेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमने क्या बताया कि थर्मोप्लास्टिक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ये आप लोग याद रखिए। मतलब इसमें अगर हीट दिए तो यह सॉफ्ट होगा, हीट को हटा लेंगे तो यह फिर से हार्ड हो जाएगा, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
तो नेक्स्ट हम जानेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है कि इस प्रकार के प्लास्टिक पे अगर हम ताप देंगे तो क्या होगा, मतलब हीट देंगे तो क्या होगा, यह हार्ड हो जाएगा। और इस पे और अधिक भी ताप देंगे, मतलब उस ताप से और भी ज़्यादा ताप देंगे, मतलब हीट देंगे, तो क्या होगा, इस पर कोई भी सॉफ्टनिंग प्रभाव या किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल समझिए, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, जैसे कोई भी चीज़ वो चेंज हो गया, फिर हम उसको वापस ना ला सके, ठीक है, वापस ना ला सके, तो समझिए उसमें वो रासायनिक परिवर्तन हो गए। और जो मान लीजिए जिस पे अगर कुछ रासायनिक परिवर्तन भी, मतलब कुछ चेंजेस किए और फिर वो वापस पुनः अपना अवस्था में आ जाए, तो उसमें समझिए रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। जब वो वापस आ जाता है समझिए उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसीलिए हमने बात किया था थर्मोप्लास्टिक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है, ताप देने से हार्ड होता है, और अधिक ताप भी बढ़ाएंगे, उस ताप से और ज़्यादा ताप भी बढ़ाएंगे तो उस पर कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। एपॉक्सी पहला हमारा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एमिनोज हो जाएगा। दूसरा हमारा एमिनोज हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, फेनोलिक्स। क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा फेनोलिक्स। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, फेनोलिक्स। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिस्टर रेजिन। तो ये चार जो है प्लास्टिक जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत पहला एपॉक्सी, दूसरा एमिनोज, तीसरा फेनोलिक्स, चौथा पॉलिस्टर रेजिन। ये चार जो है थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत ये सब आते हैं। और थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत नायलॉन, पॉलिथीन, ये मुख्यतः ये जो प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने क्या बताया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, कि थर्मोप्लास्टिक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। यही आप लोग के एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में रासायनिक परिवर्तन होता है, ये याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ दे कि रासायनिक परिवर्तन किसमें होता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। और एपॉक्सी या एमिनोज या फेनोलिक्स किस प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं इलास्टोमर्स का। क्या, इलास्टोमर्स का। तो क्या होता है कि इलास्टोमर्स में इससे थर्मोप्लास्टिक और रबर, जैसे रबर के बारे में हमने बताया नेचुरल और आर्टिफिशियल, मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम। तो थर्मोप्लास्टिक और रबर को क्या किया जाता है, मॉडिफाई करके बनाया जाता है। इलास्टोमर्स में क्या किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक प्लस रबर को क्या किया जाता है, मॉडिफाई करके बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है, इसका अधिकतर प्रयोग जो हम बनाते हैं, जो हम थर्मोप्लास्टिक और प्लस रबर को मिलाकर जो बनाते हैं हम, तो हम वो मतलब जो इसका यूज करते हैं, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं या जो चीज़ बनाते हैं उसका जो यूज करते हैं हम गैस्केट्स के रूप में इसका यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब दो पाइप को आपस में जोड़ा जाता है तो गैस्केट का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसके लीकेज को दूर किया जाए। नट बोल्ट को कसने के समय दोनों फ्लेज को अच्छे से वो आपस में जुड़ जाए, सट जाए, जिसकी वजह से कोई भी लीकेज ना हो। तो गैस्केट का जो यूज करते हैं हम, वो किससे बनता है, थर्मोप्लास्टिक प्लस रबर से बनता है। तो ये दोनों मिलाकर जो बना उसे हम गैस्केट कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्केट। याद रखिएगा, उसे हम गैस्केट कहते हैं, ठीक है। तो गैस्केट बनाया जाता है मोल्ड्स, फॉर्म या इंसुलेशन के लिए इलास्टोमर्स का यूज किया जाता है। और इलास्टोमर्स जो है थर्मोप्लास्टिक प्लस रबर को मिलाकर बनाया जाता है। तो आई होप ये क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेटल चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग लेक्चर में अपना नाम, रोल नंबर, ट्रेड्स कमेंट्स जरूर करें। जिनका रोल नंबर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम और कॉलेज का नाम जरूर कमेंट्स करें। किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें।
कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा, और आप लोग लेक्चर को भली भांति समझे सुने, क्योंकि ये अब एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाली है, हो सकता है एग्ज़ाम जल्द आ जाए, इसलिए आप लोग अच्छी तैयारी रखें। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।